नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुशी होंगे, अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपनी जो स्टडी है कंटिन्यूस कर रखे होंगे। तो क्या सोचे थे नहीं लौटेंगे? मतलब 2 दिन हो गए थे, क्लास नहीं ली थी, मैं किसी काम में फंस गया था। मेरे को पता है इस टाइम जो आपका टाइम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम है, ठीक है, क्योंकि 2 अगस्त को आपका एग्जाम है और अभी भी कुछ लोगों को भ्रम है कि 2 अगस्त को होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही ऐसी कोई सूचना आई है, ना ही कोई ऐसा हिंट आया है कि 2 अगस्त को नहीं हो रहा है पेपर। 2 अगस्त को ही हो रहा है और ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अगर ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन सूचना अगर अपने पास होती है तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे चैनल पे नहीं देख पा रहे हो तो मेरे को डायरेक्टली फोन कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, कुछ भी 9460654892 मेरा नंबर है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ना, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, 2 मिनट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट ये बता, पहली चीज़ तो ये कि आज अपने एग्रीकल्चर के ऑल एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर का जेट का सिलेबस था, 3 यूनिट थी उसमें, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो तीनों यूनिट की हमने रिवीजन क्लास जो थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके साथ में रिवीजन क्लास देख ली थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जिन्होंने नहीं देखी, जो भी नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी एक बार रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि एक बार जो चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो वहां पे आपको स्पेशली जेट स्पेशल 2020 एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 7-8 वीडियोस हैं, ठीक है। तो उनमें 3 जो वीडियो हैं वो तीनों एनिमल हस्बेंड्री के, हॉर्टिकल्चर के और एग्रोनॉमी के एक रिवीजन क्लासेज हैं। उनको पहले देख लोगे ना आप तीनों के, फिर इस क्लास को देखोगे ना, तो जो 100 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर के, ऑल एग्रीकल्चर के जो 100 क्वेश्चन जेट 2020 के लिए, आप उसको करोगे, जब रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो गया एक बार, फिर अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चांसेस बनते हैं आप 100 में से 90 अबव क्वेश्चन क्रैक करोगे अभी इस जगह। और यहाँ पे करोगे ना तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बढ़ जाएगा। किसी का कहने से कुछ नहीं होगा, जब अंदर से आपको आएगा ना फील कि यार नहीं, तैयारी अच्छी है मेरी, मैं कर दूंगा, एक सीट निकाल लूंगा, तो निकाल लोगे, ठीक है। और इस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं गिराना है और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रहना है, माहौल में नहीं आना है। और एक सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को देखा है मैंने, इस टाइम क्या कर रहे हैं, अलग किसी कोचिंग की, किसी इंस्टीट्यूट की, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नहीं बोल रहा, आपके लिए सब बेस्ट है, ठीक है। तो कहीं से भी किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करोगे, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, व्यक्तिगत राय दे रहा हूं मैं आपको, फिर आपकी इच्छा, ठीक है। ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी टेस्ट सीरीज को, किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट या किसी बुक्स की जो टेस्ट सीरीज है वो मत देखो आप, ठीक है। इस टाइम में जितना ज़्यादा हो सके ना, उतना ज़्यादा इस जो सिलेबस है आपने पढ़ रखा उसको आंखों के नीचे से निकाल दो। ये चीज़ भी मत देखो मेरे को कितना याद हो रहा है, मेरे को कौन सी लाइन रट रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ नहीं देखनी। बस जितनी बार हो सके ना उतनी बार आंखों के नीचे से निकाल दो। मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का, कि जितनी बार हो ना उतनी बार आंखों के नीचे से निकाल दो। और जब पेपर दोगे ना 2 अगस्त को, उस टेबल पे बैठ के मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी ये नहीं सोचना मैं इस पेज को 3 बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 3 बार पढ़ना है, ये नहीं सोचना मेरे को कितना याद हो रहा है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही आपको ये देखना है कि मेरे को ये लाइन तो याद ही नहीं हुई, 3 बार पढ़ लिया, वहां पे ऑप्शन देखते अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। और पेपर को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पेपर दोगे, बिल्कुल पॉजिटिविटी। नेगेटिव मार्किंग 1% नहीं करनी है, रिस्क नहीं लेना है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर लेना, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये मेरी अभी भी कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन है ना वो उठा के ऐसे दिए होते हैं, कोई लेवल नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, यार मेरी तो तैयारी है ही नहीं। कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना अगर बंदे में, ठीक है, अंदर से अगर वो नहीं है ना, इच्छा नहीं है, अगर उसकी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो उसकी तैयारी पूरी पानी में चली जाती है। तो वो चीज़ नहीं करनी। और ये टाइम है भी नहीं कि आप पेपर सोल्व करो, जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करो इस टाइम में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर सिलेक्शन लेना ही है, पेपर अच्छा करना ही है ना 2 अगस्त को, ज़्यादा से ज़्यादा बार जितना पढ़ चुके हो तीनों सब्जेक्ट को निकालते रहो बस। एक काम करना, ये नहीं देखना कितना याद रहा, बस निकालते रहो, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चंस की। जिन्होंने नहीं देखा वो तीनों वीडियोस देखें, और भी जेट के सजेशन वीडियो जो आपको एग्जाम देने से पहले, जो पहले की तैयारी होती है उससे पहले की, उसके बारे में बताया गया, बहुत अच्छे से, रियल एक्सपीरियंस है, ट्यूल्ड चीज़ें हैं, खुद से रिलेट की गई चीज़ें हैं। तो एक बार देखो, 101% आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। और रही बात बायोकेमिस्ट्री क्लासेज की, तो बायो का मैंने जूलॉजी का और बोटेनी का जो है ना रिवीजन क्लासेज विथ जो मोस्ट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू जेट सिलेबस 2020 के, ठीक है, जो पेपर के लेवल के, लैंग्वेज के, वो मैंने तैयार कर लिया। बस मेरे को क्लास रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, तो बहुत जल्द मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करवा दूंगा। रही बात अपनी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का ऐसा है कि मैंने मेरे गुरुजी को बोला है जो स्पेशली केमिस्ट्री के हैं, तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन बना के वो मेरे को देंगे शाम तक या कल तक। तो जैसे ही बायो की खत्म होती है अपन केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है।
तो चैनल, और एक और चीज़, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं ना, जेट वाले, जितने भी किसान भाइयों के बच्चे हैं, जितने भी, आपको एक काम करना है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। 2 अगस्त से पहले जितने ज़्यादा लोगों के काम में आएगा ना, उतनी ज़्यादा खुशी होगी, इस मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। तो एक इतना सा काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना उतना शेयर करना है, ठोक के, ठीक है। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक खाली पेज ले लो, आज ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे पन्ने से धड़ाधड़ बोलूंगा, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, तो मेरे को ईमानदारी से बताओगे आपके कितने आपके क्वेश्चन राइट है, ठीक है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है ही, बाकी मिलते रहेंगे जेड से पहले। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो 24 आवर्स, रात को 12 बजे तक और सुबह 8 बजे से कभी भी मेरे को मैसेज या कॉल कर लेना, ठीक है। 9460654892, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। खाली पेज ले लो, क्वेश्चन का आज ऑप्शंस नहीं दूंगा, सब में मैं ऐसे बोलूंगा, बिना ऑप्शन सोल्व करना, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे, पेपर में क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे। जो अल्टीमीटर है वो किस में उपयोग होता है, इसमें ऑप्शन दे देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कि अल्टीमीटर किस में उपयोग होता है, ठीक है। तो जो अल्टीमीटर का उपयोग होता है वो काई में होता है, दाब मापने में, जड़ दबाव मापने में, हवा की गति और ऊंचाई। दाब, जड़ दबाव और क्या है ऑप्शन, दाब, जड़ दबाव, हवा की गति और ऊंचाई। हवा की गति, स्पीड ऑफ एयर, और लास्ट जो है ऊंचाई मापने में। अल्टीमीटर का काय में यूज होता है, यहाँ पे तो क्वेश्चन को देख रहे हो, सही बात है, वहां पे शांत मन से पेपर देना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिराना। बार बार कर रहा हूं, और किसी को किसी भी प्रकार की XYZ समस्या होना तो मेरे से बात कर लेना एक बार, मेरे से जितना हो पाएगा ना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी फिर तो आप खुद समझदार हो यार। अल्टीमीटर का उपयोग होता है, जो अल्टीमीटर है उसका उपयोग काय में होता है, ये चीज देखनी है। तो 4 ऑप्शन दिए मैंने, वायुमंडलीय दाब मापने में, जड़ दबाव मापने में, हवा की गति और ऊंचाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपने क्लिक कर लिया होगा, आई होप, जो 4th नंबर का है, ऊंचाई मापने में। जो अल्टीमीटर का यूज होता है वो ऊंचाई मापने में होता है। बात करते हैं 3 ऑप्शन की, दाब का, ये चीज याद रखना, दाब, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, बेरोमीटर, बेरोमीटर, वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने का यंत्र बेरोमीटर, ऐसे याद करना, इसको कंफ्यूज हो जाते हो। बेरोमीटर, बेरोमीटर, ऐसे याद रख लो, बेरोमीटर, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लेना, ठीक है। आती है हवा की गति मापने का। हवा की गति किससे मापी जाती है, हवा की गति मापने का होता है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर, जहां तक है आपको इन 4 ऑप्शंस में किसी का एक का पूछ लेगा जेट में, ठीक है, ये कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो दाब मापने का दाबेरोमीटर, अल्टीमीटर का हो गया 4th वाला, ऊंचाई मापने के लिए, हवा की गति मापने के लिए मैनोमीटर, और हवा की दिशा, विंड जो वेन होती है, विंड हवा जो सूचक होता है विंड वेन, उससे मापते हैं। और दोनों को अगर एक साथ मापे तो वो होता है विंड स्कूप, ठीक है। हवा की गति और हवा का जो दाब है उसको दोनों को एक जगह, जो विंड स्कूप, ठीक है। और वायु की गति, बात करते हैं जड़ दबाव, मैनोमीटर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन अपना, आई होप सबका राइट होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एंड तक देखना पूरे 100 क्वेश्चन। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इससे पहले रिवीजन क्लासेस देख लो, अगर नहीं देखी तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपका आंसर लिख लो आप, ठीक है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विटामिन ई का नाम क्या है, जो अपना विटामिन ई है उसका वो नाम क्या है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ये हो गया क्वेश्चन। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। और विटामिन ई का क्वेश्चन आता है तो एक और चीज, प्रजनन संबंधी, जो प्रजनन संबंधी रोग है अपने, उनके अंदर क्या यूज होता है, विटामिन ई की कमी से हो जाते हैं, तो उनके टोकोफेरोल नाम है, विटामिन ई प्रजनन संबंधी। और इसकी पूर्ति किससे होती है, जो अनाज दलहनी फसलें हैं ना, उनकी जो आउटर लेयर होती है, बाहरी परत होती है, वो विटामिन ई का अच्छा सोर्सेज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है कि निपिंग की क्रिया की जाती है। जो निपिंग की क्रिया है किसमें की जाती है, निपिंग की क्रिया की जाती है चने में, ठीक है, बुआई के 21 दिन बाद। निपिंग की क्रिया चने में की जाती है, बुआई के 21 दिन बाद की जाती है। निपिंग की क्रिया किसमें की जाती है,
चने के अंदर की जाती है, बुआई के 35 दिन बाद की जाती है। 21 याद रह गए थे मेरे को, 35 दिन बाद, बुआई के 35 डेज, ठीक है, बुआई के 35 दिन बाद चने में निपिंग की क्रिया की जाती है। चने का नाम क्या है? साइसर एरिटेनम। चने की एक दो जो सूखा अवरोधी किस्में हैं वगैरह, अवरोधी किस्म एक वो चीजें उक्टा रोग रोधी है, ठीक है, अवरोधी किस्म है चने की और उक्टा रोग रोधी है, उसकी क्या स्पेशली कैरेक्टर है, वो चीज है। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या था? निपिंग की क्रिया चने में की जाती है, 35 दिन बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना नाबार्ड की स्थापना। जो नाबार्ड बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड जो बैंक है अपना, उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन नंबर 6, मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। जो मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं होती है वो कौन सी लेयर में होती है? जो अपने एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उनमें कौन सी लेयर में होती है? जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कौन सी में होती है? या मौसम का जो आधार है वो किसको बोलते हैं? जो क्षोभ मंडल है अपना, क्षोभ मंडल, ट्रोफोस्फेयर, ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोफोस्फेयर, उसको मौसम का आधार बोलते हैं। बिजली बढ़ना या बादल कड़कना, ये सब चीजें इसी में होती है, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में ट्रोफोस्फेयर जिसको बोलते हो, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो लैप्स रेट होती है ना, जो ताप ह्रास दर, लैप्स रेट, जिसको लैप्स रेट बोलते हो, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है लैप्स रेट इसमें, क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, धान के डेपोक विधि द्वारा तैयार नर्सरी में पौधे किन दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं? जो धान है ओराइजा सेटाइवा आपका धान चावल, उसकी जो डेपोक विधि है, नर्सरी की डेपोक विधि, उसमें पौधे कितने दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं? तो राइट आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? 7 है। और इसका राइट आंसर क्या है 7 का क्वेश्चन का? कि 11 से 14 दिन, ठीक है, 11 से 14 दिन में जो धान की डेपोक नर्सरी विधि है उसमें तैयार हो जाते हैं। एग्जैक्टली बात करें तो 13 दिन, ठीक है, 13 दिन में। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो अपना जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है? कि बरखा एक उन्नत किस्म है। जो बरखा है वो किसकी एक अच्छी वेराइटी है? बरखा, बरखा उड़द की है, ठीक है, जो बरखा किस्म है वो किसकी है? उड़द की है, उड़द। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या है? जो कि छिलका रहित प्रजाति है। जो कि हुस्कलेस जो वेराइटीज है कौन सी है? छिलका रहित, जिनके ऊपर छिलका नहीं पाया जाता, तो डोलमा, किरण, हिमानी, डोलमा, किरण, हिमानी, ये क्या है? जो कि जो हुस्कलेस वेराइटीज है उनमें आती है, डोलमा, कैलाश, हिमानी। वरुणा किस्म है, जो वरुणा है वो वेराइटी किसकी है? तो वरुणा जो वेराइटी है वो सरसों की है, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 10, वरुणा किसकी किस्म है? सरसों की। सरसों का कुल क्रूसीफेरी, ठीक है, सरसों का नाम, क्रोमोसोम नंबर, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता जा रहा हूँ। मिस्कावी और खद्रावी किसकी है? जो मिस्कावी और खद्रावी जो अपने जो है वेराइटीज है वो किसकी है? मिस्कावी और खद्रावी। सोच लो, आपका क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा आंसर, मिस्कावी और खद्रावी किसकी वेराइटीज है? तो मिस्कावी और खद्रावी जो है वो बरसीम की है, ठीक है। बरसीम में आपको क्या क्या पढ़ना है? बरसीम का बोटनिकल नेम, इसकी फैमिली, ठीक है, और इसकी जो किस्में हैं वो, ये चीजें आपको देखनी है बरसीम में। तो बरसीम में एक जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जैविक उर्वरक, वो कौन सा काम में लेते हैं? जैसे राइजोबियम, जेपोनिकम वगैरह है, उनमें बरसीम में कौन सा? राइजोबियम ट्राइफोलाई है, ठीक है। बरसीम के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई, रिंजगा मेथी, राइजोबियम मेलिलोटाई, और उसके लिए मूंगफली के लिए क्या कौन सा है? जेपोनिकम। सोयाबीन के लिए जेपोनिकम, राइजोबियम, जेपोनिकम, वो सोयाबीन, सॉरी, बरसीम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ये चीजें याद रखना, ठीक है। बरसीम का नाम, कुल, इसके क्रोमोसोम नंबर वगैरह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां नंबर का, कि चने का उत्पत्ति स्थल। 12वां क्वेश्चन कौन सा है अपना? चने का ओरिजिन क्या है? उत्पत्ति स्थल क्या है? चने का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो चने का उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, जो गेहूं का भी है। गेहूं और चने का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? दक्षिण पश्चिम एशिया। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, मूंगफली में प्रोटीन व तेल की मात्रा क्रमशः पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन व तेल की मात्रा क्रमशः पाई जाती है। तो मूंगफली में प्रोटीन और तेल कितना पाया जाता है? प्रोटीन और ऑयल कितना पाया जाता है मूंगफली में? लिख लिया होगा आपने आपका राइट आंसर। तो मूंगफली में जो प्रोटीन है वो तो पाया जाता है 26%, 26, और जो ऑयल है वो पाया जाता है 45%, ठीक है। मूंगफली में प्रोटीन तो पाया जाता है 26% और ऑयल पाया जाता है 45%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन कौन सा है अब? 14 नंबर का क्वेश्चन है, पूसा बोल्ड बायो 902 और पूसा जय किसान, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है पूसा 902 बायो किसान, ठीक है, सॉरी, पूसा बोल्ड बायो
902 जिसको पूसा जय किसान भी बोलते हैं, वो किसकी वेराइटीज है? तो वो है सरसों की। ठीक है, सरसों का बोटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, तिल का वानस्पतिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। जो अपना तिल है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो सीसेमम इंडिकम। क्या नाम है? सीसेमम इंडिकम। तिल का जो वानस्पतिक नाम है वो है सीसेमम इंडिकम। और इसका फैमिली भी बहुत अच्छा, जो तिल की फैमिली है वो क्या है? बहुत बार पूछ लेता है तिल की फैमिली क्या है। ठीक है, पेडालिएसी सबको याद रखनी। जो कुसुम हो गई, अलसी हो गई या सूरजमुखी हो गया, इनकी फैमिली याद स्पेशली इनकी पूछ लेता है। ठीक है, तो तिल की फैमिली क्या है? पेडालिएसी। नाम क्या है? सीसेमम इंडिकम। तिल में तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तेल वालियों में। तिल का फाइलोडी बीमारी है, जो तिल की जो फाइलोडी बीमारी है वो किससे होती है? फाइलोडी। ये क्वेश्चन है, तिल की फाइलोडी बीमारी किससे होती है? आपने आपका राइट आंसर लिख लिया होगा आई होप। जो तिल की फाइलोडी बीमारी है वो किससे होती है? तो ये होते हैं माइक्रोप्लाज्मा, जो MMPL होता है माइक्रोप्लाज्मा, उससे होती है। जो तिल की फाइलोडी बीमारी है वो किससे होती है? माइक्रोप्लाज्मा से होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में किस राइजोबियम प्रजाति का यूज करते हैं? तो सोयाबीन जो है, अभी मैंने बता दिया पहले कि सोयाबीन में किस प्रकार की राइजोबियम प्रजाति का, तो राइजोबियम जेपोनिकम। सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम, बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलाई, रिंजगा मेथी और उसमें है सोयाबीन में क्या है? राइजोबियम जेपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें अपन 18वां क्वेश्चन, रिंजगा मेथी में कौन सी है? मेलीलोटाई। बरसीम में है ट्राइफोलाई। ठीक है, रिंजगा और मेथी में तो है मेलीलोटाई, बरसीम में ट्राइफोलाई और सोयाबीन में जेपोनिकम। और मटर वगैरह जो लेगुमिनिस उनकी है उसमें राइजोबियम जो लेग्यूमिनिसोरम। ठीक है, बात करते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में उगने वाला खरपतवार जो गेहूं के मामा के नाम से जाना जाता है, गेहूं का मामा है गेहूं सा, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, गेहूं सा का नाम फेलेरिस माइनर है। गेहूं का मामा भी बोलते हैं। 2 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है, प्लस इसका जो नकलची खरपतवार भी बोलते हैं मिमिक्री वीड्स को, इसको गेहूं के समान ही होता है ये। बात करते हैं फेलेरिस माइनर का नियंत्रण आइसोप्रोट्यूरॉन से कब करते हैं? फेलेरिस माइनर का जो नियंत्रण करते हैं वो आइसोप्रोट्यूरॉन से करते हैं। ठीक है, पर कब करते हैं? बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? ये आपका क्वेश्चन है कि फेलेरिस माइनर का नियंत्रण आइसोप्रोट्यूरॉन से करते हैं, पर कब करते हैं? तो वो करते हैं बुआई के 35 दिन बाद। गेहूं की बुआई के 35 दिन बाद आइसोप्रोट्यूरॉन का यूज करते हैं, जिससे गेहूं का नकलची खरपतवार है, गेहूं का जो मामा है गेहूं सा फेलेरिस माइनर, उसका वीड कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 21वां क्वेश्चन की, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी है, जो अपनी सब्जियां वेजिटेबल्स हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित सबसे सेफ कीटनाशी कौन सा है? आई होप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबको आता होगा। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है अपने? ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सब्जियों के लिए सबसे सेफ कौन सा है? तो वो है मेलाथियान। मेलाथियान सबका सही होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, मेलाथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 22वां क्वेश्चन की, जलीय धान की फसल द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का मुख्य रूप है। जो धान की फसल अपना ओराइजा सेटाइवा जब पानी भरा होता है उस स्थिति में नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन करती है, जो लेती है नाइट्रोजन को, उस किस फॉर्म में लेती है, किस रूप में लेती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना कि जलीय धान की फसल द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का मुख्य रूप है, तो कौन सा है? अमोनिया। उल्टा हाथ से यार नहीं, NH4 प्लस। ठीक है, NH4 प्लस अमोनियम के रूप में लेता है। जो धान है ना जलीय अवस्था में नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन करता है उसको लेता है, वो NH4 के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सोयाबीन का ओरिजिन स्थल है, तो जो सोयाबीन है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? ग्लाइसिन मैक्स। पहले चीज तो सोयाबीन का नाम आपको याद होना चाहिए, इसका कुल वगैरह सोयाबीन में से भी क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस रहते हैं, बीज दर वगैरह। ठीक है, तो सोयाबीन का जो नाम है ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स। अब बात करते हैं सोयाबीन का ओरिजिन क्या है, तो जो आपने लिख लिया होगा कि सोयाबीन का ओरिजिन क्या है सोयाबीन का, तो इसका है चीन। ठीक है, चीन। सोयाबीन कहाँ की फसल है? चीन में हुई थी इसकी उत्पत्ति। ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है और इसमें ग्लूकोज वो पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, पूसा बैसाखी और K851 किसकी किस्में है? पूसा बैसाखी और K851, पूसा बैसाखी और K851 किसकी किस्में है? तो यह है, लिख लिया होगा आपने आपका राइट आंसर आई होप। पूसा बैसाखी और K851 है, तो ये किसमें किसकी है? मूंग की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मूंग की है, विग्ना रेडिएटा मूंग, इसकी किस्में कौन कौन सी है? पूसा बैसाखी और K851। और बरखा किसकी थी? उड़द की थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दुर्गापुरा बहार व नव बहार किसकी किस्में है? दुर्गापुरा बहार
23 नंबर का क्वेश्चन अपना 23 नंबर का कि दुर्गा बहार और नव बहार किसकी अच्छी वैरायटीज है, तो है ग्वार की। ग्वार, इसका नाम क्या है, सीसे वो है, सॉरी। तो आपको एक चीज याद ध्यान रखना, आप जो राजस्थान की क्लाइमेट की जो फसलें हैं ना, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन चीजों को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो और 11th-12th की बुक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, फालतू की चीजों में मत पढ़ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, अंदर से घबराहट हो जाती है, क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, और उनके क्वेश्चनों में कोई दम वाली बात नहीं है, मैंने देख लिया अच्छे से अच्छे वाला को, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके ना आंखों के नीचे से निकालना है आपको, पन्नों को बस पलटते रहना है, ठीक है। ये नहीं करना मेरे को कितना याद हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब 2 को पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी उसके बाद का जो सारा काम है वो अपना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। नोबल गन्ना जो है, नोबल केन है, उसका नाम क्या है, जो नोबल गन्ना होता है उसका जो बोटनी का नेम क्या है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम, नोबल गन्ना को क्या बोलते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्वेश्चन बात करते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर का क्वेश्चन अपना गणेश रूबी किस्म है। गणेश और रूबी किसकी किस्म है, अनार की, ठीक है। गणेश और रूबी किसकी किस्म है, अनार की। अनार का नाम क्या है, पुनिका ग्रेनेटम। और अनार की छाल में क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है। अनार का नाम है वो पुनिका ग्रेनेटम, और उस ये क्या है, गणेश और रूबी किस्म अनार की है। जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है। 26 नंबर का क्वेश्चन अपना कि जेली बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। जैम और जेली 2 चीज बताई थी मैंने, तो जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम जो फल है वो अमरूद है, ठीक है। जेली के लिए तो अमरूद था अपना, जेली के लिए तो था अमरूद, मैंने रिवीजन क्लासेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया इस चैप्टर को, आप जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो। और जैम के लिए क्या होता था, सेव, एप्पल। जैम के लिए तो सेव था, जेली के लिए अमरूद था। इसका जो TSS है, इसमें जो खटास की मात्रा है वो सब मैंने बता रखी है, अच्छे से याद कर लेना, कंफर्म करके जाना, ये चीजें मैंने ट्रिक से बता रखी है, जिन्होंने नहीं देखा वो देखो एक बार, ठीक है। बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की अपन, कि 27वां अपना जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो वो है ल्यूकोसिस। कौन सी है, ल्यूकोसिस, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी ल्यूकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली, जो अपने पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनसे मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी फैल जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने लिख लिया होगा राइट आंसर आपके पेज में, मेरे को बताओगे लास्ट में आप कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से बायो वगैरह के जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवाऊँ मैं। तो दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी एंथ्रेक्स। और ये पशुओं के जो रोग है ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कौन, एंथ्रेक्स का गला घोटा, लंगड़े थनेलाने, फिर लंगड़े थलाने, ये थे जीवाणुजनित। और खुर पका, मुंह पका और पशु मर गया, मतलब खुर पका मुंह पका, पशु मर गया मतलब पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट, ठीक है, वो थे वायरस वाले। और जो चिचड़ी जवर था अपना, वो प्रोटोजोआ जनित था, चिचड़ी जवर जो टिक फीवर था। और जो कैल्शियम की कमी से हो रहा था मिल्क फीवर, वो उपापचय रोग था। तो इसकी ट्रिक भी मैंने एनिमल हस्बेंड्री की जो रिवीजन क्लास है ना उसमें बहुत अच्छे से करवाई है, और एनिमल हस्बेंड्री का लगभग कोर्स हमने उसमें कंप्लीट किया है रिवीजन में। तो जिन्होंने नहीं देखा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको देखो, टाइम इतना नहीं है कि आप फिर से सारी चीजें वो करो, ट्रिक से याद करो, ज्यादा से ज्यादा उनको रिपीट करो, ट्यूशंस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना है। बाकी जिन्होंने क्लासें नहीं देखी ना, देखो मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, IPM की फुल फॉर्म क्या है। IPM की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। IPM की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो समन्वित जो नियंत्रण होता है, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाले की, 30 नंबर, गलघोंटू डिजीज है। जो HS डिजीज है, गलघोंटू या HS, वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु जनित है। और मैंने ट्रिक दे रखी है, अभी लास्ट क्लास के एंड में और बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्जाम कोई सा भी, सुपरवाइजर, जेट, ICR, VCU, MPCAT, UPCAT, कोई सा भी UG PG एग्जाम हो, क्वेश्चन आता है जिसे थनेला रोग है, जीवाणु जनित, वायरस जनित या प्रोटोजोआ जनित, उपापचयी रोग है, किससे होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अंदर से नहीं पूछ रहा, फिर भी गलत हो जाता है लोगों का, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाते हैं वहां। तो इसकी बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, एक बार देख लेना, मेरे कहने से देख लेना, ठीक है यार। बाकी आप खुद समझदार हो, क्या करना है, किस पद पे जाना है, किधर नहीं जाना, सबको पता है, 12th पास कर लिए सबने, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। राजस्थान में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, राजस्थान के अंदर सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो राजस्थान में कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत कुएं व नलकूप है।
बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की 32 राजस्थान की कामधेनु। जो राजस्थान की कामधेनु है किसको कहते हैं? आई होप लिख लिया होगा आपका आंसर, राठी गाय को बोलते हैं। ठीक है, राइट होगा सबका ये तो, कि राजस्थान की कामधेनु किसको बोलते हैं? राठी गाय को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत व राजस्थान की मेरिनो। भारत व राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं? चोकला भेड़ को, चोकला भेड़। इस क्लास को आप ऐसे नहीं देखो ना, तो ईयरफोन लगा के 1 से 2 बार देख लेना। ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे ना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। रिवीजन क्लास देख के तीनों एग्रीकल्चर की, फिर ये 100 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना अच्छे से, कॉन्फिडेंट होकर, शांति से। आई होप आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर 34। भारत में सिंचाई का प्रमुख जो स्रोत है, भारत के अंदर जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? राजस्थान में था कुएं व नलकूप, भारत में कौन सा है? नहरें। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है नहरों द्वारा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीटेरोलॉजी और पेडोलॉजी और इकोलॉजी किस लैंग्वेज के शब्द है? एक चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है, जो एग्रीकल्चर हो गया जैसे, ठीक है, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ होता है ना, वो 99% क्या होते हैं? लैटिन शब्द होते हैं। 1% की मैं नहीं कह सकता, कुछ अपवाद हैं, और अपवाद हर जगह होते हैं, और अपवाद का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो कल्चर वाला है ना पीछे, कल्चर, जब कुछ ही नहीं आ रहा हो ना आपको, तो ये ट्रिक फॉलो करनी है। जब आ रहा हो ना तो आपके हिसाब से करना है, जब कुछ नहीं आ रहा हो ना तो ये करना है कि कल्चर वाला कोई सा भी शब्द है ना, तो वो कौन सा होएगा? 99% लैटिन लैंग्वेज का, एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, कुछ भी XYZ, और जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, ठीक है, लॉजी हो गया, नेम है ना, तो वो किसका होएगा? ग्रीक भाषा का। ठीक है, लॉजी या नोमी, जैसे एग्रोनॉमी किसका हो गया? ग्रीक का हो गया। मीटेरोलॉजी ग्रीक का हो गया, पेडोलॉजी ग्रीक का हो गया, पैथोलॉजी ग्रीक का हो गया। ठीक है, तो जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है लैटिन के हैं, एग्रोनॉमी, कल्चर है ना, और लॉजी ये लगे हुए हैं, तो वो ग्रीक के होंगे 99% के स्टेज में। जब कुछ नहीं आ रहा हो तो ये चीज फॉलो करना आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड में अकाल पड़ा था। तो आयरलैंड में अकाल पड़ा था 1845 में, आलू में पछेती झुलसा रोग के कारण। आलू का जो पछेती झुलसा है, फायर ब्लाइट जो रोग है पछेती झुलसा, उसके कारण हुआ था। पछेती झुलसा किससे होता है? पछेती जो झुलसा रोग है कवक से होता है। ठीक है, जो पछेती झुलसा रोग है वो कवक से होता है। आलू का जो पछेती झुलसा रोग है वो फाइटोप्थेरा इन्फ्लुएंसिस कवक है, उसके द्वारा होता है आलू में पछेती झुलसा रोग। और अगेती झुलसा जो रोग है वो भी आलू का ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CRRI जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल रिसर्च ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो सेंट्रल केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कहाँ पे हुई थी? ठीक है, 2 क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं कि जो धान अनुसंधान है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी कटक उड़ीसा में। जो कटक उड़ीसा है, कटक उड़ीसा में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में, 1946 में। ठीक है, CRRI जो अपना है उसकी स्थापना हुई थी कटक उड़ीसा 1946। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, FRI जो FRI अपना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है? देहरादून में, देहरादून, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में। FRI जो है 1906, जो अपना FRI 1906 देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ टिलेज। फादर ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के जनक कौन है? फादर ऑफ टिलेज मतलब भू परिष्करण के जनक। भू परिष्करण क्या होता है ये चीज भी बाद में डिस्कस करेंगे। भू परिष्करण के जनक है जेंथ्रोटुल। ठीक है, भू परिष्करण के जनक है अपने जेंथ्रोटुल। और एक और चीज थी इसमें, ट्रिपलेट का नाम भी आता है जीरो टिलेज। जो शून्य भू परिष्करण है उसका जनक था ट्रिपलेट। ठीक है, याद रखना ये चीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते का पीला रंग, केरिका जेंथिन। एक चीज वो सारणी मिलेगी ना आपको कि पपीते का पीला रंग या आम का या जो वो है गाजर का लाल रंग हो गया। ठीक है, वो वर्णक है ना, पिगमेंट्स है, वो एक बार आप नजर मार लेना उन पे, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, परभनी क्रांति किसकी किस्म है? जो अपने परभनी क्रांति है वह किसकी किस्म है? तो जो परभनी क्रांति है वो भिंडी की है, और परभनी क्रांति जो है वो भिंडी की किस्म है। भिंडी का नाम आपको पता होना चाहिए है ना, और भिंडी का जो कुल है, फैमिली है, वो कंफर्म आना ही चाहिए आपको भिंडी की, जिसको लेडी फिंगर बोलते हो आप। ठीक है, भिंडी लेडी फिंगर मालवेसी कुल का है, ध्यान रखना। भिंडी मालवेसी कुल की है, परभनी क्रांति भिंडी की किस्म है, मालवेसी कुल जरूर याद रखना आप। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वीवी डोकुचेव।
और मृदा जो विज्ञान है सोइल साइंस, उसकी दो ब्रांच है, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, ठीक है। दोनों ग्रीक शब्द है। सोइल जो शब्द है वो सोलम से बना हुआ है, उसका अर्थ क्या आता है, फ्लोर या फर्श, ठीक है, फ्लोर या फर्श। और इसकी परिभाषा क्या है कि मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जिसका अपन कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं कर सकते, और सोलम शब्द से बना हुआ जिसका अर्थ होता है फर्श। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल प्रबंधन प्लस मृदा पर, इसको क्या बोलते हैं। एक चीज, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है। फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन, ऐसे क्वेश्चन आ गया, नीचे आपको ऑप्शन मिल गए, ये आपको आना ही चाहिए। ये क्या होता है, फसल प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन, ये क्या है, एग्रोनॉमी की परिभाषा है सस्य विज्ञान की, कि मृदा प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन लेना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। तो उसको शॉर्ट रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रॉप प्रोडक्शन प्लस जो सोइल मैनेजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए था, सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, ब्यूटायरोमीटर क्या में यूज होता है। जो ब्यूटायरोमीटर है वो काय में यूज होता है, तो दूध का जो है अपेक्षित घनत्व है उसमें होता है, दूध का जो फैट मापने में होता है, लैक्टोमीटर होता है उसमें, ठीक है। दूध के जो फैट है, वसा मापन में किसका यूज होता है, दूध की वसा, ब्यूटायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 46, हाइग्रोमीटर का यूज होता है। जो अपना हाइग्रोमीटर है उसका होता है वायु आर्द्रता, आर्द्रता को बोलते हैं हाइग्रो। जो हाइग्रोमीटर है जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसको, और वायुमंडलीय दाब बेरोमीटर, ठीक है, वो ट्रिक याद रखना, दाबेरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, सबको पता होगा। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, ठीक है, उड़द को बोलते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द। और किडनी बीन किसको बोलते हैं, किडनी बीन मोठ को, किसको बोलते हैं, मोठ को बोलते हैं। ब्लैक ग्राम उड़द को बोलते हैं, किडनी बीन मोठ को बोलते हैं, मोठ का विग्नाइकोनिटी फोलिया है नाम। जो और काउपी किसको बोलते हैं, चौला को, चौला को। ये भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, पर पता होना जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। काउपी किसको बोलते हैं, चौला को बोलते हैं। चौला का नाम आपको पता होना चाहिए, फैमिली आपको पता होना चाहिए। SBI भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ऐसे भी पूछ सकता है, SBI की फुल फॉर्म बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, SBI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। SBI जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है लखनऊ में है, जो अपना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है, ठीक है। और गन्ना प्रजनन जो संस्थान है वो कोयम्बटूर में है। दो चीजें इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कोयम्बटूर में है, अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपना 49 फरवरी, जो कश्वरी है, CWSWRY, कश्वरी वो कहाँ पे, जो केंद्रीय भेड़ है ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे, और उसकी स्थापना कब हुई थी। एक चीज राजस्थान के जो इंस्टीट्यूट है ना वो खासकर याद कर लेना, उनके सन वगैरह। तो जो कश्वरी है अविकानगर मालपुरा टोंक में है, ठीक है। जो केंद्रीय भेड़ है ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक, स्थापना कब हुई थी, 1962 में। बात करते हैं नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है ना वहां पे अम्लीय मृदाएं पाई जाती है अक्सर, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। और मृदा उर्वरकता और उत्पादकता है, ठीक है, फर्टिलिटी और जो वो है उसमें अंतर देख के जाना एक बार, ठीक है। क्या अंतर होता है, किसका कहाँ पे अनुमान लगाया जाता है, वो चीजें, ठीक है, आपको आनी चाहिए सोइल साइंस में से। कौन सा एक्टिव फैक्टर है, कौन सा जो सक्रिय कारक, निष्क्रिय कारक, उदासीन कारक, मृदा निर्माण की जो कारक है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं है ना तो एक बार पढ़ लो सोइल साइंस में से क्या आ सकता है, ठीक है। एक जो मृदा का जो जिसे लवणीय मृदा है इसका क्या निराकरण है, ठीक है। उसमें सस्य उपाय कौन से, कल्चरल मेथड कौन से हैं, फिजिकल मेथड कौन से हैं और केमिकल मेथड कौन से हैं, वो चीजें एक बार नजर डाल के जाना इन पे। और फिर से बोल रहा हूँ, जितनी बार हो सके ना उतनी बार आंखों के नीचे से निकाल दो, जो पढ़ लिया ना उसको बार बार रिपीट करते रहो, और चीजों में ध्यान मत दो फालतू की। ज्यादा दिन नहीं है, 2 अगस्त को ही है पेपर। जिनके ये सोच आ रही है ना कि पता नहीं कब है, आज सितंबर में 2 को है, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, आएगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 51, बाजरे का हरित बाली रोग है, या बाजरे की हरित बाली रोधी किस्में कौन सी है, तो राज 171, HHB 60, MH 169, MH 169, ये किस्में क्या है, बाजरे की जो हरित बाली रोग है उसके अवरोधी किस्में है, बाजरे की हरित बाली रोग रोधी किस्में है।
तो ये अपने 51 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं ये 52वें क्वेश्चन की, ठीक है। पाले से बचाव हेतु H2SO4 की कितनी सांद्रता लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं। जो H2SO4 है, जब सर्दियों में पाला पड़ जाता है, ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो फसलों को इससे बचाव के लिए कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य वो जमे नहीं, वो सूखे नहीं फसलें, तो जड़े नहीं वो फसलें, तो जो H2SO4 है उसकी कितनी मात्रा यूज में लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पाले से बचाव के लिए कितना H2SO4 काम में लेते हैं, तो 0.1%। कितना लेते हैं, 0.1%, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53, जड़िया ज्वाला RMO40 IPCMO ये किसकी किस्म है, ठीक है। जड़िया ज्वाला RMO40 ये किसकी किस्म है, जड़िया ज्वाला RMO40 IPCMO 1912 ये कौन सी किसकी है, मोट की है, ठीक है। किसकी किस्म है, मोट है। जड़िया ज्वाला ये जोबनेर से निकाली हुई है, SKN यूनिवर्सिटी जोबनेर, ठीक है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जड़िया ज्वाला वगैरह। RMO40 ये किसकी है, टिक्का रोग संबंधित है। जो टिक्का रोग है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली का नाम आपको पता होना चाहिए, इसकी जो वेराइटीज है, ठीक है, जड़ वाली या फैलने वाली वो आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। प्लस जो टिक्का रोग है मूंगफली में होता है, पर किससे होता है, कवक से होता है। कौन से कवक से होता है, जो सर्कोस्पोरा है, सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा जो कवक है उससे होता है टिक्का रोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, सबको पता होगा, सेवर भरतपुर, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के मादा पुष्पों को क्या कहते हैं। जो मक्का के अंदर मादा पुष्प आते हैं उनको क्या कहते हैं, सिल्क, और जो नर पुष्प है उनको क्या कहते हैं, टेसल। नर पुष्प को हटाने की क्रिया डिटेसलिंग, ठीक है, नर पुष्प को हटाने की क्रिया डिटेसलिंग। मक्का के नर पुष्प को टेसल और जो मादा पुष्प है उनको क्या बोलते हैं, सिल्क, ठीक है, सिल्क, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, अलसी का कुल क्या है, लाइनेसी। जो अलसी है उसकी फैमिली क्या है, लाइनेसी है। अलसी का बोटनिकल नेम आप सबको पता होना चाहिए, लाइनम यूसीटेटम, लाइनम यूसीटेटम, इसका कुल सबको पता होना चाहिए, अलसी का लाइनेसी, लाइनेसी कुल की है, लाइनम यूसीटेटम इसका नाम है। ये हो गया अलसी का कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, राजस्थान की जलवायु है। जो राजस्थान की अपनी जो क्लाइमेट है वो कौन सी है, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। कौन सी है, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। शुष्क एवं अर्ध शुष्क। डीसकरिंग की क्रिया किससे संबंधित है, जो डीसकरिंग करते हैं वो किसमें करते हैं, तंबाकू में करते हैं, ठीक है। तंबाकू का नाम आपको पता होना चाहिए, जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान के राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश, वो आपको पता होना चाहिए। तंबाकू में कौन कौन सी क्रिया की जाती है, क्यूरिंग कैसे की जाती है, प्राइमिंग कैसे की जाती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन क्या है, डीसकरिंग किससे संबंधित है, तंबाकू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का, ठीक है, कि कपास के बीजों से रेशे हटाने के लिए उपयुक्त होने वाला रसायन। जब कपास के जो बीज होते हैं उनसे जो रेशे हैं उनको किससे हटाया जाता है, जो H2SO4 है या सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, दो ऐसे केमिकल है जो इसको कपास के बीजों से, जो बिनोला होता है उससे जो रेशा है रुई, उसको हटाने के लिए यूज में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। कितनी मात्रा में होते हैं, 10 किलो के लिए 1 किलो, ठीक है, 10/1% में। बात करते हैं नेक्स्ट 61, पर्णहरित। जो क्लोरोफिल है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बायो में भी आ सकता है, आपको एग्रीकल्चर में भी मिल सकता है, कि जो अपना पर्णहरित है उसका मुख्य अवयव कौन सा है। जब एक ऐसे आया था बायो में, एक बार क्वेश्चन आया था कि पर्णहरित को जब जलाया जाता है तो अंत में क्या बचता है, या ऐसे भी बोल सकते हो सॉरी, कि पर्णहरित का मुख्य अवयव है तो वो क्या है, Mg, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, सबको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 62 नंबर का, एमाइड धारी उर्वरक है। मतलब ऐसे कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जो जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन जब पौधे को प्राप्त होती है तो एमाइड के रूप में होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, यूरिया, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है, यूरिया हो गया, कैल्शियम साइनेमाइड हो गया, इनमें क्या है, एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। एक चीज, उर्वरकों के अंदर ये नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, NPK, और का नहीं पूछेगा, प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो आपको पता होना चाहिए कितने % पाया जा रहा है, तो एक बार उस पर नजर डालोगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कि राजस्थान में शरदकालीन जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं। राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मावठ, ठीक है, क्या बोलते हैं, मावठ। और ये कौन से मानसून से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है। राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा मावठ, मावठ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। जो अपने वर्ल्ड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 990 mm।
इसमें आपको पहला ही ऑप्शन 575 मिलेगा, देख लेना कंफर्म, क्योंकि ये राजस्थान के बच्चे नीचे का ऑप्शन देखते नहीं है, उनको याद रहता है 575 mm, लगा दी टिक। सेकंड जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको 1194 या 1200, जो कि अपने भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। इस पे नहीं गए ना तो इस पे कंफर्म कर देगा। कुछ जो लेजेंड है ना वो नीचे तक जाएंगे और वो राइट आंसर क्लिक करेंगे 990। बाकी जल्दीबाजी इतनी करोगे आप वहां पे बैठ के, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने पहले वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे पेपर हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से अपने को पेपर पूरा करना है, ठीक है, किस गाइडलाइंस पे या कौन सी रणनीति से करोगे तब आप पास होगे। तो जो नहीं देखे वो देख लेना। बात करते हैं 63, 64 हो गया अपना, 65 देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल निम्बो स्टेटस। तो बादलों का जो वर्गीकरण पढ़ोगे आप तो क्लाउड्स का, उसमें 10 टाइप के बताए गए बादल। तो सर्वाधिक वर्षा वाले बादल निम्बो स्टेटस, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल कौन से हैं अपने? निम्बो स्टेटस है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 66 क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन परसेंटेज है 78.08%, ठीक है। 78.08% पाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा जो है उसके लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी है? SO2 है, NO2, ठीक है। SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, हरित ग्रह प्रभाव जिसको बोलते हो, ग्लोबल वार्मिंग या हरित ग्रह प्रभाव, उसके लिए सबसे जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर हरित ग्रह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ना तो वह CO2। इसके बाद में बात करें मैथेन, CH4, ठीक है। मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या हरित ग्रह प्रभाव जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, CO2 प्लस CH4, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 69 नंबर का, ठीक है। SKN जोबनेर आता है, मतलब जयपुर। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आए कि जयपुर राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में आता है, या फिर ऐसे पूछ ले कि दुर्गापुरा जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कौन से खंड में आता है, या पूछ सकता है घुमा के श्री कृष्णानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से खंड में आता है, ठीक है। तो वो कौन से आता है? 3rd A में आता है, 3rd A में आता है जयपुर, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन सा है, 1st C, सबसे छोटा कौन सा है, 2nd B। तो ये चीजें आपको याद रखनी। सबसे ज्यादा बरसात कौन से में होती है? SKN जो SKRU है बीकानेर वो कौन से में पड़ता है? 1st C में, ठीक है। जो ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीट बीकानेर वो कौन से में पड़ता है? 1st C में पड़ता है, सॉरी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब टाइम नहीं बचा है कि आपको अभी भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयारी करो। मृदा में O2% कितना पाया जाता है? मृदा में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? O2। पहले हमने देखा था कि वायुमंडल में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78.08। अब मैं पूछ रहा हूँ सोयल के अंदर O2 कितना पाया जाता है? तो लगभग वायुमंडल के बराबर। वायुमंडल में पाया जाता है लगभग 21, तो इसमें पाया जाएगा 18 से 20%। मृदा के अंदर ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 18 से 20%, ठीक है। बात करते हैं मृदा में CO2 कितना पाया जाता है? जो मृदा में ऑक्सीजन तो 18 से 20 हो गया, लगभग वायुमंडल के समान हो गया, ठीक है। पर CO2 कितना पाया जाता है? तो CO2 वायुमंडल में जितना CO2 पाया जाता है ना उसके लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03, ठीक है। तो इसका 10 गुना कितना हो गया? लगभग 0.25। तो मृदा के अंदर जो CO2 है वो कितना पाया जाएगा? 0.25%, ठीक है। ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मृदा में CO2 की मात्रा कितनी होती है, मृदा के अंदर CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो मृदा के अंदर CO2 की मात्रा होती है 0.25%, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। सिल्ट कणों का आकार होता है, जो सिल्ट के कण है, सिल्ट मृदा के, उसके कणों का आकार कितना होता है सिल्ट का? तो 0.02 से 0.002 सिल्ट का हो गया। और क्ले का कितना होता है? लेस देन, ठीक है, इससे छोटे होंगे, किससे? 0.002 से, 0.002 से क्ले से। तो ये जो सारणी है ना, क्ले, सिल्ट और जो है इनका जो आकार है कणों का वो आपको आनी चाहिए। एक बार याद कर लेना आप उसको, सारणी को, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कैपिलरी वाटर जो केशिकीय जल है, जो मृदा जल है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जो उसमें कैपिलरी वाटर जो है केशिकीय जल है वो कितने दाब पे प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसको कितना एटमॉस्फेयर दाब पे प्राप्त होता है? तो -1/3 से 31, ठीक है, -1/3 से 31 के बीच में। और यही जल है जो पौधों को प्राप्त होता है या प्राप्य रूप में मिलता है, कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल। क्वेश्चन नंबर 74, सोयल जो पार्टिकल डेंसिटी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मृदा का सत्य घनत्व होता है, जिसको बोलते हैं ट्रू डेंसिटी
या सत्य घनत्व या कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी। मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है, ये चीज फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं कि मृदा जो घनत्व है वो दो प्रकार का होता है, पार्टिकल डेंसिटी और एक होता है जो स्थूल घनत्व होता है वो चीज, ठीक है। तो उसको क्या, स्थूल घनत्व और कण घनत्व दो चीज है। तो जो कण घनत्व है ना उसको किसी भी प्रकार की भौतिक या कोई सी भी क्रिया करके उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो हमेशा सेम रहता है, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, सत्य घनत्व या ट्रू डेंसिटी, ठीक है। और जो दूसरा है बुल्क डेंसिटी, बुल्क डेंसिटी बोलते हैं स्थूल घनत्व को, वो क्या हुआ, उसको किसी भी क्रिया के द्वारा अपन चेंज कर सकते हैं, तो वो उसको सत्य घनत्व नहीं बोल सकते। तो मैं पूछ रहा हूँ जो कण घनत्व है, सत्य घनत्व है, ट्रू डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी, वो कितनी होती है सोइल की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी होती है? 2.6 ग्राम पर सेमी ये होती है, 2.65 याद रखना आप, ठीक है, 2.65 जो मृदा की जो है बुल्क सॉरी जो ट्रू डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी है वो 2.65 होती है। क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट है 75 कि कृषि के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? जो कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है वो कौन सी है? एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कौन सी है बेस्ट? जो दोमट कच्छारी मृदा है, दोमट कच्छारी मृदाएं कहाँ पे पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, जयपुर जो मृदाएं है ना वो कृषि के लिए बेस्ट है। अलवर, भरतपुर, जयपुर में जो मृदाएं पाई जाती है दोमट कच्छारी, वो अच्छी मृदाएं हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं अपन, काली, कपाशीय, रगुर मृदाओं में किसकी कमी होती है? जो काली मृदाएं होती है, कपाशीय मृदाएं या रगुर जिसको बोलते हैं रगुर, उनमें किसकी कमी होती है? जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है ना उसकी कमी होती है, जबकि उनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसके लिए उसकी जो जल धारण क्षमता है ना, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन के उसको रोके रखने की जो क्षमता है, जल धारण क्षमता, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। जो काली मृदाएं है ना उनकी जल ग्रहण करने की नहीं, जल धारण करने की, जल धारण करने की, जो जल को रोके रखने की जो क्षमता है ना वो काली मृदाओं की अधिक होती है। किस वजह से होती है? ह्यूमस की वजह से। जबकि काली मृदाओं में कमी किसकी होती है? जो अपनी काली मृदा है ना उनमें नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है ना वो कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है काली मृदाओं में कम मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि खेत का कैंसर किसको कहा जाता है? जो आपने पढ़ा होगा सोइल इरोजन, ठीक है। सोइल इरोजन में सब खेत का कैंसर किसको बोलते हैं? या फिर ऐसा इरोजन जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, या फिर किसान को सर्वाधिक मात्रा में हानि होती है, पोषक तत्वों की हानि होती है, वो किसको बोलते हैं? ठीक है, तो वो बोलते हैं परत क्षरण। परत क्षरण या सीट इरोजन है। इसमें क्या होता है, जो जैसे सोइल की जो ऊपर की लेयर है जहाँ पे आप खेती करते हो, उसकी जो कुछ सेमी जो परत होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, ह्यूमस पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है, वो अपने को अच्छे से दिख नहीं पाती, पर जब बरसात की बूंदें गिरती है उसकी वजह से जो क्षरण होता है, अप्रदन होता है, कटाव लगता है या इरोजन होता है, तो वो क्या बह जाती है। आंखों से नंगी आंखों मतलब नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है एक किसान के लिए उसको, ठीक है, पोषक तत्वों की दृष्टि से। तो वो कौन सा होता है, परत क्षरण या सीट इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 79 कि लवणीय मृदाओं को गोदेराइज ने क्या नाम दिया था। जो लवणीय अपनी मृदा है उन्होंने गोदेराइज ने क्या कहा था, जो गोदेराइज और दो वैज्ञानिक थे हिलगार्ड और गोदेराइज, ठीक है। तो जो गोदेराइज है उसने लवणीय मृदाओं को क्या कहा था, सोलन चाक, ठीक है, सोलन चाक। और हिलगार्ड ने क्या कहा था, सफेद ऊसर। इसको ऐसे याद रखना, आप वो सारणी पढ़ना, ठीक है, उसमें 3 है कि कौन सी की लवणीय चालकता की कितनी होती है, ठीक है, और पीएच कितना होता है, ये सब चीजें आपको याद करना है, इस सारणी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 की वो है। तो उसमें हिलगार्ड 2 नाम है, ठीक है, 2 वैज्ञानिकों के नाम है हिलगार्ड, और जो दूसरा नाम है वो क्या है हिलगार्ड के अलावा, गोदेराइज, हिलगार्ड और गोदेराइज। इसको कैसे याद करोगे आप, मैं बताऊं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं लवणीय मृदाओं, ठीक है, कि लवणीय मृदाओं को गोदेराइज ने क्या नाम दिया था। तो लवणीय, जो लवण होता है नमक सफेद होता है, ठीक है, तो जो गोदेराइज है उसने क्या कहा, सफेद को व्हाइट चौक, ठीक है, जो सफेद है उसको इंग्लिश में क्या बोला, सोलन चाक, ठीक है, सोलन चाक, सोलन चौक। जो गोदेराइज है उसने लवणीय मृदाओं को सोलन चाक बोला। अब जो हिलगार्ड है उसने क्या बोला, सफेद ऊसर, सफेद। अब ये गार्ड है, ठीक है, इंडिया का है, गार्ड है, गार्ड को इतनी इंग्लिश आती है, गार्ड की नौकरी कर रहा है तो मतलब ज्यादा एजुकेटेड तो है नहीं, तो इंग्लिश बोलेगा नहीं। और जो गोदेराइज है नाम से पता चल रहा है विदेशी है, ये तो वैसे इंग्लिश बोलेगा। तो इसने क्या कहा सीधा सीधा कि सफेद ऊसर। ये किसने कहा था, गार्ड ने कहा था, ठीक है, सफेद ऊसर, वो हिंदी बात कर रहा है। और जो गोदेराइज है वो इंग्लिश में देगा, जो तीनों मृदाओं के नाम है ना वो इंग्लिश में देगा, सोलन चाक, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली की। जैसे क्षारीय मृदाओं को हिलगार्ड ने क्या नाम दिया था? जो क्षारीय मृदाएं हैं उनको हिलगार्ड ने कहा काली ऊसर, ठीक है। लवणियों को तो कहा सफेद ऊसर हिलगार्ड ने, और काली जो क्षारीय मृदाएं उसको कहा काली ऊसर। इसने क्या क्या? सोलो सोडाइन, ठीक है। इसने क्या क्या? सोलोनेट्स, सोलो नेट्स। तो ये हो गए इंग्लिश वर्ड्स हो गए, सोलन चाक, सोलोनेट्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश नाम था गोधेराइच, इसी ने कहा था ये इंग्लिश में। अपना गार्ड है, हिल गार्ड है बेचारा, ये हिंदी बोलता था सफेद ऊसर, काली ऊसर, ठीक है ऐसे। तो इसको ऐसे खुद के हिसाब से आप जैसे आपको इजी वे में लगे ना वो चीजें याद किया करो। आप पूरी किताबी लैंग्वेज में मत पढ़ा करो, किताबी लैंग्वेज में पेपर नहीं आता, उसको रियल लाइफ से रिलेट करके फिर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ा करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का अपन, कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। ये क्या है? जिप्सम जो अपना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81, गेहूं की खाचरिया 65, जिसको K 65 बोलते हो आप शॉर्ट में, खाचरिया 65 या K 65। नेक्स्ट है राज 3077 और जो कि बिलवाड़ा 2 RD 2552। ये दो तो गेहूं की हो गई, और RD 2552 और BL2 बिलवाड़ा 2 ये हो गई जो की। ये जो किसमें है, ठीक है, खाचरिया 65, राज 3077 गेहूं की, बिलवाड़ा 2 और कौन सी हो गई एक RD 2552। ये किससे प्रतिरोधी किस्में है, ठीक है। तो ये क्या है? लवण प्रतिरोधी किस्में है, गेहूं की और जौ की लवण प्रतिरोधी किस्में। तो अपने दो क्वेश्चन ये तो कि गेहूं की किस्म है फेमस, ये जौ की है, और इनकी खास वेराइटी वो क्या है जो करेक्टर है कि ये लवण प्रतिरोधी किस्में है, ठीक है, लवणीय मृदाओं में उगाने के लिए। अम्लीय व क्षारीयता दोनों के प्रति संवेदनशील फसल कौन सी है? जो अम्ल को भी और क्षार को भी दोनों के प्रति संवेदनशील फसल कौन सी है? तो वो कौन सी है? धान, जिसको क्या बोलते हैं, नाम क्या? ओराइजा सेटाइवा, धान, ठीक है। डेपो नर्सरी जो इससे संबंधित है। ड्रम कल्चर जो है, ड्रम कल्चर एक शब्द है, वो धान से संबंधित है, ठीक है। डेपो नर्सरी वगैरह, ओराइजा सेटाइवा, ये चीजें लवणीय और क्षारीय दोनों मृदाओं के प्रति संवेदनशील होती है। ये बात करते हैं नेक्स्ट, कि वेनेडियम लाभदायक है। जो 4 लाभदायक पोषक तत्व होते हैं उनमें से जो VE वेनेडियम है वो किसके लिए था? वेनेडियम किसके लिए था? सब्जियों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। वेनेडियम सब्जियों के लिए, और कोबाल्ट दलहन के लिए, ठीक है। 4 थे वो। तो वेनेडियम किसके लिए था? सब्जियों के लिए था। 17वां पोषक तत्व कौन सा था? निकल। अपने जो पोषक तत्वों वाला चैप्टर उसमें 17वां जो पोषक तत्व खोजा गया था Ni निकिल, वो किसके द्वारा खोजा गया था? ब्राउन के द्वारा। और 17वां पोषक तत्व कौन सा था? निकिल था, ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1987 1987 में ब्राउन के द्वारा निकल खोजा गया, जिसे 17वें पोषक तत्व के रूप में दिया गया नाम, ठीक है। और जो अपने पोषक तत्वों का जो कसौटी थी, सिद्धांत था, वो किसने दिया था? 1939 में। 1939 में आर्नोन व 2 वैज्ञानिक थे। कौन से थे? आर्नोन व स्ट्राउट ने दिया था। 1939 में आर्नोन व स्ट्राउट ने दिया। फिर इसका पुनः प्रतिपादन आर्नोन ने किया 1954 में, और 1987 में क्या हुआ था? 1989 में, सॉरी 1987 में, 87 में जो ब्राउन नामक का वैज्ञानिक था, ब्राउन, उसने निकल को खोजा और 17वां पोषक तत्व दिया। तो टोटल जो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है। 17वां निकल है, ब्राउन द्वारा 1987 में खोजा गया था। वेनेडियम सब्जियों के लिए लाभदायक पोषक तत्व है। पोषक तत्वों की जो कसौटी का सिद्धांत है, आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत है, वो आर्नोन व स्ट्राउट ने 1939 में दिया था। क्या कहा था? कि जिस पोषक तत्व की कमी होगी वो उसी से पूरी होगी। वह पोषक तत्व उसके उपापचय रूप में, मतलब पौधे की जो मेटाबॉलिक जो क्रिया है उनमें निहित होगा। और 3 बातें कही थी उन्होंने, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, येलो ऑफ टी होता है, येलोइंग ऑफ टी होता है सल्फर की कमी से। जो येलोइंग ऑफ टी है चाय का, वो किससे होता है? सल्फर की कमी से। और सल्फर का मेन काम क्या होता है? कि जो जो तिलहनी फसलें उनमें तेल निर्माण की क्रिया में आवश्यक होता है। और स्वाद में जो लहसुन वगैरह है, इनमें जो गंध आती है, स्वाद आता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सल्फर, ठीक है। तिलहनी फसलों में तेल और उसके लिए गंध, तेल, स्वाद के लिए सल्फर। और येलोइंग ऑफ टी सल्फर की कमी से। मोलिब्डेनम को क्या कहा जाता है? जो अपना मोलिब्डेनम है MO, उसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट भी कहा जाता है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, या फिर इसको बोल सकते हो कि ये जो धरातल उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ब्लास्ट न्यूट्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके उपनाम है, क्या बोलते हैं? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट या ब्लास्ट न्यूट्रेंट, MO मोलिब्डेनम
को बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, मृदा व पौधों में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा और पौधों में सर्वाधिक गतिशील होता है? तो वो है नाइट्रोजन, कि मृदा में भी अधिक गतिशील है, पौधों में भी अधिक गतिशील है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88, वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, तो जो अपने वर्मी कंपोस्ट है वो लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती है, 55 से 60 दिन में। ठीक है, और राजस्थान में जो वर्मी कंपोस्ट है, केंचुए की खाद है, वर्मी कल्चर केंचुए का अध्ययन, ठीक है, जो केंचुए खाद है वर्मी कंपोस्ट, उसके लिए कौन सी जो प्रजाति है केंचुए की वो सबसे बेस्ट होती है? तो वो आइसिनिया फोइटेडा, आइसिनिया फोइटेडा नाम की एक केंचुए की प्रजाति जो राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी सर्वाइवल करती है, आइसिनिया फोइटेडा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 89 नंबर का, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना पाया जाता है? ठीक है, और एक चीज, जो ये खलियां है ना, खलियां जितनी भी मूंगफली की, कुसुम की, नीम की, महुआ की, करंज की, इनको खेत में यूज करने की क्रिया क्या कराती है? ब्राउन मैन्यूरिंग। ब्राउन मैन्यूरिंग मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्राउन मैन्यूरिंग किसे कहते हैं, या जो खलियां उनका खेत में यूज करना क्या कहलाता है? ब्राउन मैन्यूरिंग कहलाता है। और क्या पूछ रहा था मैंने कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है? तो 7.3, मूंगफली की खली में 7.3, सबसे ज्यादा कुसुम की में कितना होता है? 7.9%। ठीक है, 7.9% नाइट्रोजन होता है। फसलों में खलियों का यूज ब्राउन मैन्यूरिंग कहलाता है। कंपोस्ट बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? जो कंपोस्ट खाद होती है अपने उसको बनाने की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? तो वो है बेंगलोरा मेथड। ठीक है, कौन सा? बेंगलोरा विधि या बेंगलोरा मेथड। जो किसने विकसित की थी? जो बेंगलोरा विधि है CN आचार्य ने की थी। जो CN आचार्य है उन्होंने बेंगलोरा मेथड विकसित किया था। ये सबसे अच्छी कंपोस्ट बनाने की विधि है। इसमें क्या होता है? खाद को पलटना नहीं पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है, खाद को पलटना नहीं पड़ता है। ये बेंगलोरा विधि है, CN आचार्य द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 92, जो अपना अमोनियम सल्फेट है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम जो सल्फेट है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? सॉरी, जो अमोनियम, अपना अमोनियम सल्फेट है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर कितना होता है? तो नाइट्रोजन तो होता है 20.5%, चाक 20.5% तो होता है नाइट्रोजन। ध्यान से देखना किसमें बता रहा हूँ, अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन और 24% क्या होता है? सल्फर होता है अमोनियम सल्फेट में। और ज्वलनशील उर्वरक कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है वो चीज। बात करते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास कितना होता है? KNO3, पोटेशियम जो नाइट्रेट है उसमें पोटास कितना होता है? तो उसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट में 44%, K2O। पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसमें 44% पाया जाता है पोटेशियम। यूरिया के पर्णीय छिड़काव में यूरिया की मात्रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो यूरिया का खड़ी फसल पे जो पर्णीय छिड़काव करते हो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, ये जो यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो क्वेश्चन है कि यूरिया 2%। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 2%। यूरिया के पर्णीय छिड़काव में नाइट्रोजन की या यूरिया की जो मात्रा है 2% से अधिक, सॉरी, यूरिया के पर्णीय छिड़काव में यूरिया की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना फसलों के लिए घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है? सोडियम नाइट्रोजन में जो सोडियम नाइट्रेट है उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज 16। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम नाइट्रेट 16। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट 15.5, 15.5%। ऐसे याद रखना, सोडियम 16, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। कैल्शियम नाइट्राइट में कितना होता है? 15.5%। और जो नाइट्राइट वाले, जिनके पीछे नाइट्राइट लगता है ना, जिनके पीछे नाइट्राइट लग रहा है जिस भी उर्वरक के, इसको अगर आप मृदा में डालोगे तो मृदा में ये क्षारीय प्रभाव छोड़ेंगे, मृदा को क्षारीय कर देंगे। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट 15.5% नाइट्रोजन। बात करते हैं 94 क्वेश्चन, ठीक है 95 सॉरी, यूरिया के पर्णीय छिड़काव में नाइट्रोजन देख लिया है। 96 कि विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी WLH, व्हाइट लेगहॉर्न। विश्व के अंदर जिसने सर्वाधिक अंडे दिए वो कौन सी मुर्गी है? व्हाइट लेगहॉर्न, 240 अंडे। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली व्हाइट लेगहॉर्न 240 अंडे। थनैला रोग है जीवाणु जनित। और एक और चीज ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो किसान को सर्वाधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाता है? तो अगर भैंस या गाय के अगर थनैला रोग हो गया ना, थन के अंदर जो होता है गादी में थनैला रोग हो गया ना, तो उसकी कीमत आधी हो जाती है। 70,000 की भैंस 30,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसान को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है और जीवाणु जनित होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है थनैला रोग और बहुत हानि पहुंचाता है। बात करें नेक्स्ट कि बेस्ट है बनाई जाती है, जो अपनी है और बरसीम, सॉरी है जो है
वो किससे बनाई जाती है? बेस्ट जो है वो किससे बनाई जाती है? बरसीम से। और है के अंदर नमी कितनी होती है? और शुष्क पदार्थ जो नमी आर्द्रता है वो कितनी होती है के अंदर? 15 से 20%। और जो ड्राई मैटर होता है शुष्क पदार्थ वो होता है 80 से 85%। और नमी 15 से 20% है। और दूसरा बात आती है साइलेज। साइलेज किससे बनाया जाता है? अच्छा, उससे बात करते हैं मिल्क ऑफ क्वीन किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ क्वीन किसको बोलते हैं? सानेन को। ठीक है, सानेन नस्ल को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ क्वीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है 100 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? गाय के प्रोटीन, खीस में प्रोटीन। गाय के खीस में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का, कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा। तो गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 17.5%। और भैंस के खीस में 21%। ठीक है, 21.4। तो गाय के खीस में तो होगी 17.5%। गाय का जो खीस होता है कोलेस्ट्रम जो उसके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है और अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लाता है, अपनी जो अंदर से अच्छी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? उसमें गाय के खीस में गाय के खीस में प्रोटीन जो है 17.5% और भैंस के खीस में 21.4%। ये चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, एक बार जो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है आपको। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा वो मैटर नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। और अच्छे से बायोकेमिस्ट्री का मैटर मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, नो टेंशन होकर तैयारी करो, फालतू की चीज़ों से लफड़ों में पढ़ना नहीं है। और बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को XYZ किसी भी प्रकार की एग्जाम्स को लेके डिप्रेशन में हो, होपलेस हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, या एग्जाम को लेकर डर लग रहा है, या कोई भी अपडेट है आपको मिले, या आपको कंफ्यूज हो, तो मेरे को कॉल कर लेना या व्हाट्सअप मैसेज कर देना एक बार पहले, बेस्ट रहेगा। ठीक है, कहीं मैं कहीं पे हूँ तो बाकी सभी को थैंक यू।